सुप्रभात। कल हमने रीतिकाल की मुख्य काव्य धाराओं का अध्ययन किया था। रीतिकाल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हमने रीति शब्द की पहले भी शाब्दिक रूप से व्याख्या की हुई है कि मार्ग, पंथ, गति या शैली। और इसके बारे में पूर्व में यह भी जानकारी हमने प्राप्त की थी कि ये जो काल है वो संस्कृत काव्यशास्त्री परंपरा के आधार पर भारतीय काव्यशास्त्र में निर्मित किया गया है। अर्थात संस्कृत में जब भाषा का जो विकास हुआ था, भाषिक विकास क्रम आप जानते ही हैं कि संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, उसी प्रकार के आधार पर अगर हम समझने का प्रयास करें तो काव्यशास्त्र जो था उसका निर्माण संस्कृत भाषा में पूर्व में हो चुका था। संस्कृत में काव्यशास्त्र के 6 मुख्य संप्रदाय थे: रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। इन संप्रदायों के 6 प्रधान प्रवर्तक थे और उसमें ही अन्य संस्कृत के कवि इनके साथ सम्मिलित हुए और उन्होंने अपने काव्य का सृजन किया। उस समय संप्रदाय की विशेषता ये होती थी कि जिस संप्रदाय का जो प्रधान कवि होता था और उसके साथ में जो अन्य कवि उस कवि कर्म को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करते थे, अर्थात वे उसी परिपाटी पर अपने काव्यों का सृजन या निर्माण करते थे और प्रसिद्ध ग्रंथों का निर्माण करते थे। वही प्रथा जब आपके हिंदी साहित्य के अंतर्गत जब हम तीसरे काल का अध्ययन करते हैं जो कि रीतिकाल कहलाता है और विक्रम संवत के अनुसार जिसकी समय सीमा 1700 से 1900 विक्रम संवत तक मानी जाती है और ईस्वी संवत के अनुसार 1643 ईस्वी संवत से 1843 ईस्वी संवत तक जिस काल की समय सीमा मानी गई है वो आपका रीतिकाल है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। और उस काल के अंतर्गत कवियों ने संस्कृत आचार्यों की परंपरा का निर्वाह किया भारतीय काव्यशास्त्र का निर्माण करने के लिए। हालांकि अगर हम इस परंपरा को ऐसे ना समझें तो इस प्रकार भी समझने का प्रयास कर सकते हैं कि कोई भी काव्य की जो परंपरा चलती है वो अनायास ही किसी काल में नहीं आ जाती है, उसका कहीं ना कहीं पूर्व के काल में भी हमें कुछ संकेत मिलते हैं। इसकी जानकारी भी मैंने आपको पूर्व में अवगत कराई थी कि सूरदास के काव्य में भी हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है जो कि भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। नंददास की रचना में मिलती है, कृपाराम की हितरंगिणी में मिलती है। इन तीनों ही ग्रंथों का उल्लेख मैंने पूर्व में किया हुआ है और अगर उस आधार पर हम समझने का प्रयास करें तो रीतिकाल जो रहा है वो पूर्ण रूपेण श्रृंगारिकता और विलासिता का काल रहा है। श्रृंगारिकता और विलासिता यानी श्रृंगार रस से परिपूर्ण काव्य लिखे गए और विलासिता यानी राजाओं के आश्रय में रहने के कारण उन कवियों का जीवन कैसा था, विलास प्रिय था, यानी सुख, समृद्धि और आनंद का जीवन में चाहते थे। किसी प्रकार का अभाव या संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा था। अपने राजाओं को प्रसन्न करना और उनकी मनोवांछा के अनुकूल ही वे काव्यों का सृजन करते थे। तो जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि कल जो हमने रीतिकाल की रीति सिद्ध, बद्ध और मुक्त काव्यधाराओं का अध्ययन किया था, उसी प्रकार आज हम रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ यानी प्रवृत्त होने की इत्तियाँ, यानी क्या ऐसी मुख्य विशेषताएं थी कि उस काल के कवियों ने रीतिकाल के रीति काव्यों का प्रणयन किया यानी निर्माण किया, ऐसी क्या विशेषताएं रही है उस काल की। अगर उस काल की हम संक्षिप्त में पृष्ठभूमि की चर्चा करें तो पृष्ठभूमि में आपके कौन कौन से कारण उत्तरदायी रहते हैं? सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, साहित्यिक। इन परिस्थितियों के आधार पर आप उस काल को समझने का प्रयास करते हैं। अगर सबसे पहले राजनीतिक परिस्थिति की बात करें, संक्षिप्त में हम चर्चा करते हैं तो राजनीतिक परिस्थिति कैसी रही हुई रीतिकाल की? मुगल वंश के चरम उत्कर्ष और उसके पतन को लेकर, यहाँ तक यानी कि जब मुगल वंश अपने चरम उत्कर्ष पर था शाहजहाँ के शासनकाल में और औरंगजेब के शासनकाल में, जब उसने धार्मिक सहिष्णुता अपने धर्म का प्रचार किया और हिंदू धर्म के खिलाफ जो औरंगजेब चलने लगा था क्योंकि वो धार्मिक कट्टरता का अनुयायी था, तो वहाँ तक यानी उत्कर्ष से लेकर पतन तक हम इस राजनीतिक परिस्थितियाँ रीतिकाल के लिए जिम्मेदार रही है। और साथ ही देशी राजाओं का उनसे परेशान होकर अलग अलग राज्यों में बढ़ जाना और यहाँ तक कि अंत में जाते जाते रीतिकाल में अंग्रेजों का आधिपत्य हमारे देश पर हो चुका था। यानी इतनी सब स्थितियों को हम रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। अब बात आती है सामाजिक स्थिति की कि सामाजिक स्थिति रीतिकाल के अंतर्गत कैसी थी। तो सामाजिक स्थिति यानी समाज की स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी।
महिलाओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो महिलाओं को मात्र भोग्य यानी वासना का एक उपकरण मात्र समझा जाता था कि महिलाओं का कार्य क्या है, पुरुषों का मन बहलाना और उनके लिए काम वासना का प्रतीक बनकर अपने आप को प्रस्तुत करना। चाहे राजमहलों में हो तो भी नारी की स्थिति सही नहीं थी, और अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो भी नारी की स्थिति सही यानी अच्छी नहीं थी। अच्छी नहीं थी वो इस संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि उस समय राजा महाराजा जमींदारों इनके आश्रय में किसानी जो लोग करते थे वो जब अपना लगान नहीं चुका पाते थे या उनको अपना हिस्सा नहीं दे पाते थे समय पर, तो उस समय क्या किया जाता था कि उनकी कन्याओं का हरण कर लिया जाता था, उन्हें अगवा कर लिया जाता था और राजमहलों में राजाओं के विलास के लिए उन्हें पहुंचा दिया जाता था। तो यानी किसी भी दृष्टि से अगर देखें तो सामाजिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी। आर्थिक रूप से भी उस समय किसानों की स्थिति, क्योंकि उस समय ऐसे रोजगार के अवसर नहीं थे जैसा कि हम आज के युग में देखते हैं। उस समय किसानी ही लोगों का प्रधान कर्म था, सब राजा नहीं होते थे। राजा के अधीनस्थ जो लोग थे उनका जीवन श्रेष्ठ होता था, लेकिन जो सामान्य जनता थी जिसका उल्लेख रीति काव्य में कहीं भी नहीं मिलता है, वो सामान्य जनता उस समय वहाँ के राजा महाराजाओं और जमींदारों से बहुत परेशान थी। ये तो हो गई आपकी सामाजिक रूप से पृष्ठभूमि की बात और आर्थिक रूप से पृष्ठभूमि की बात। अब अगर हम साहित्यिक पृष्ठभूमि की बात करें, उसकी अगर हम संक्षिप्त में चर्चा करें तो साहित्यिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो रीतिकाल के बारे में सबसे पहली बात यही आती है कि ये काव्य कहाँ लिखा गया। राजाओं के निर्धारित कवि होते थे, वो उनके ही आश्रय में रहते थे और वहीं अपने काव्य का सृजन करते थे। यानी रीतिकाल में जो काव्य लिखा गया उसमें सामान्य जनता के दुख दर्द के लिए या सामान्य जनता के क्रियाकलापों की प्रस्तुति के लिए कोई भी स्थान शेष नहीं था। उन कवियों को सामान्य जनता से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने काव्य सिर्फ किस लिए लिखा? काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के उद्देश्य से, क्योंकि अपने आचार्य कर्म को उन्हें दर्शाना था, और दूसरा उनका मूल उद्देश्य रहता था अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना, और तीसरा मूल उद्देश्य ये रहता था प्रसिद्धि पाना और अपने आश्रयदाताओं से अधिक धन की प्राप्ति करना। तो यानी कि साहित्य जो लिखा गया वो साहित्य भी पूर्ण रूपेण श्रृंगार पर आधारित रहा, और साथ ही साथ क्या रहा, क्योंकि राजाओं की राज प्रशस्ति का गुणगान उनके लिए कवियों के लिए आवश्यक था, तो उन्होंने क्या लिखे, अपने राजाओं पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए चरित काव्य लिखे। चरित काव्य वो होता है जिसमें किसी के चरित्र का वर्णन किया जाता है। हाँ, ये बात ही ज़रूर है इसमें कि ये आवश्यक नहीं है कि वो चरित काव्य में जो कवि लिखे वो उस राजा का चरित्र वैसा का वैसा ही यानी ज्यों का त्यों ही चित्रित किया जाए, ऐसा नहीं होता था। ये चरित काव्य कहीं पर तो बातें उसमें प्रामाणिक होती थी, सत्य होती थी, और कहीं कहीं पर असत्य भी होती थी, क्योंकि अपने राजाओं की वे बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते थे। यानी इस काल में अगर साहित्यिक रूप में किसी बात का अगर हम उत्कर्ष देखें कि यानी किस बात की उन्नति या किस बात की श्रेष्ठता मिलती है, तो वो सिर्फ इतना हम कह सकते हैं कि भाषा के रूप में रीतिकाल ब्रज भाषा के रूप में बहुत ही सक्षम और समृद्ध यानी समर्थ हो चुका था, कि रीतिकाल में जो ब्रज भाषा रही है वो परिष्कृत शुद्ध परिनिष्ठित ब्रज भाषा रही है, जैसा रूप हमें भक्ति काल के अंतर्गत भी नहीं मिलता है। तो इन सामान्य रूप से या संक्षिप्त रूप में रीतिकाल की पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करने के बाद आज हम रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ अर्थात विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं एक ही होती है, शाब्दिक रूप में इनमें अंतर है। बाकी अगर आपसे प्रवृत्तियाँ पूछा जाए या विशेषताएं पूछा जाए किसी भी काल की, तो उसमें आपको बिंदुगत रूप में उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं तथ्यों का उल्लेख करना है। तो सबसे पहला बिंदु जो हम लेते हैं रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ या विशेषताओं के अंतर्गत, वो आता है राज्याश्रित कवि कर्म। संधि करेंगे शब्द की राज्याश्रित, यानी राज्य के आश्रित कवि कर्म।
यानी कवियों का कर्म कैसा था? कवि का कर्म क्या होता है? कविता लिखना, काव्य सृजन करना। तो लेकिन काव्य सृजन तो हो रहा था, लेकिन कहाँ हो रहा था? राज्याश्रित यानी राजाओं के आश्रय में, राज दरबारों में रहकर काव्य लिखा जा रहा था। कवि उन्मुक्त रूप से काव्य सृजन नहीं कर सकता था, इसीलिए उस समय का काव्य क्या हुआ? वो समाज से नहीं जुड़ पाया और मात्र अपने राजाओं की प्रशंसा और उनको प्रसन्न करने के लिए या राजाओं को या उनके राजमहलों में रहने वाली उनकी रानियों को काम शास्त्र की शिक्षा से परिचित कराने के लिए काम वासना से युक्त काव्यों का सृजन किया गया। इसके लिए सबसे अधिक उन्होंने लिखे हैं श्रृंगार काव्य, क्योंकि मूल उद्देश्य ये होता था कि राजाओं को क्या करना है? आनंदित करना है। और उन्हें आनंद किस विषय में आता है? श्रृंगार के विषय में, रसिकता के विषय में, इंद्रियजन्य आनंद उन्हें प्राप्ति चाहिए। तो उस समय के कवियों ने क्या किया? राजाओं के आश्रय में रहकर एक तो चरित काव्य लिखे और श्रृंगार परक काव्यों का निर्माण किया। यानी जो उससे पूर्व की जो परंपरा चल रही है भक्ति काल में ईश्वर का गुणगान किया गया, ईश्वर के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया गया। लेकिन रीति काल जैसे ही आया तो अनायास कवि कर्म में ये परिवर्तन आ गया कि रीति काल के कवियों ने राजाओं के आश्रय में रहने के कारण और राजाओं को प्रसन्न करने के लिए क्या किया? भक्ति और नीति को पूर्ण तरह से अपने काव्य कर्म से बहिष्कृत कर दिया और मात्र श्रृंगार को स्वीकार किया, काम वासना को या काम भोग को स्वीकार किया और नायक नायिका के माध्यम से अपने काव्य की प्रस्तुति दी और कवि कर्म अनवरत करते रहे। तो राज्यश्रित कवि कर्म ये होता है कि राजाओं के आश्रय में रहकर कवि कर्म किया गया। ये इस काल की प्रधान विशेषता है। आप इस बात का मूल रूप से ध्यान रखिए कि जहाँ भी रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति या विशेषता की बात आती है तो सामान्य जो सबसे पहली विशेषता आपको उल्लेखित करनी है वो यही है कि रीतिकाल का कवि कर्म कैसा था? राज्यश्रित कवि कर्म था, यानी राजाओं के आश्रय में रहकर कवि कर्म किया गया। दूसरा बिंदु जो हम इसकी चर्चा करेंगे वो है रीति निरूपक ग्रंथों का निर्माण। अब रीति निरूपक यानी रीति की शिक्षा दे, यानी काव्य शास्त्र की जो शिक्षा दे, ऐसे ग्रंथों का निर्माण किस काल में किया गया? रीति काल में किया गया। अब रीति काल में रीति निरूपक ग्रंथ कैसे होते थे? रस पर लिखे गए, छंद पर लिखे गए, अलंकार पर लिखे गए, जिसमें काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, काव्य रूप, काव्य भेद, कवि भेद, इन सब चीज़ों की, इन सब बातों की या इन सब तथ्यों की चर्चा जिसके अंतर्गत की जाती है वो आपके रीति निरूपक ग्रंथों में आते हैं। रीति निरूपक ग्रंथों की बात करते हुए मुझे एक बात याद आ गई है, आपको मैं इससे अवगत कराना चाहूँगी कि रीति निरूपक ग्रंथों की जहाँ हम बात करते हैं तो आपने पूर्व में अध्ययन कहीं किया हो तो रीति निरूपक ग्रंथ जो बिंदु मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध इतिहासकार कह लें या एक आलोचक कह लें, डॉक्टर नगेंद्र हैं, जिन्होंने रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? दो मुख्य आधारों पर किया है, सर्वांग निरूपक और विशिष्टांग निरूपक। निरूपक यानी निरूपण करना, प्रस्तुत करना, व्याख्या करना कि किस आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वांग निरूपक यानी काव्य के सभी अंगों का निरूपण जिस काव्य में किया गया, कवि ने जिसमें किया, वो आपके सर्वांग निरूपक काव्य में आते हैं। और विशिष्टांग निरूपक किसे कहा जाता है? विशिष्टांग निरूपक के अंतर्गत वे काव्य आते हैं जिसमें काव्य के किसी विशिष्ट अंग को लेकर लिखा गया, यानी लिखने वाला किसी एक धारा में बनकर चलता है, यानी रस पर लिखना है तो वो रस पर ही लिखेगा, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति का उल्लेख उसमें नहीं करेगा, अपनी एक अलग पहचान बनाकर चलता है। तो रीति निरूपक ग्रंथों को अगर आप इस आधार पर समझें तो काव्य के जितने भी ऐसे तथ्य या बिंदु हैं जिनके आधार पर भारतीय काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का निर्माण हुआ वो आपके इस बिंदु के अंतर्गत आते हैं कि रीति काल में क्या हुआ है? रीति निरूपक ग्रंथों का निर्माण हुआ, यानी रीति की शिक्षा देने के उद्देश्य से या अपने आचार्य का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से उन लोगों ने या रीतिकाल के कवियों ने जो आचार्य की पदवी पाना चाहते थे और ये दर्शाना चाहते थे कि संस्कृत काव्य शास्त्रियों को ही काव्य शास्त्र का ज्ञान नहीं है, बल्कि रीतिकाल के हम जो आचार्य हैं,
हमें भी काव्य शास्त्र का पूर्ण रूपेण ज्ञान है। वो उन्होंने किस माध्यम से दर्शाया? रीति निरूपक ग्रंथों का निर्माण करके। तीसरा बिंदु जो आता है आपका रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत, वो है नायक नायिका भेद और नक्षिक वर्णन। आप सभी जानते हैं कि रीतिकाल पूर्णतः श्रृंगारिकता, इंद्रियजन्य आनंद और काम वासना का युग रहा हुआ है। यानी पूर्ण रूपेण नायक नायिका के प्रेमालाप और प्रेम क्रीड़ाओं का वर्णन करना इस काल के कवियों का प्रधान विषय रहा है और उसी में उनकी वृत्ति रमी है। ऐसा ही काव्य का निर्माण इस काल में किया गया है। तो नायक नायिका भेद की जहाँ बात करते हैं तो कवियों ने रीतिकाल में 3 से लेकर 384 तक नायिका भेद प्रस्तुत किए। अब नायिका भेद क्या होता है? नायिका भेद वो होता है जिसमें नायिका की आयु के आधार पर या उसके क्रियाकलापों के आधार पर या उसकी जीवन शैली के आधार पर उस नायिका को अलग अलग भागों में, खंडों में बांटकर अलग अलग नामों से अभिहित किया जाता है, यानी संज्ञा दी जाती है। अब वो भेद किस प्रकार के रहे हुए हैं? स्वकीय नायिका, परकीय नायिका, प्रोषित पतिका, प्रौढ़ा, अप्रौढ़ा, खंडिता, नवयौवना, रूप गुण गर्विता, ये कुछ नायिका मुख्य रूप से नायिका भेद रहे हुए हैं। और इसके आधार पर क्या होता था? कवि अपने कवि कर्म को प्रस्तुत करता था और अपने काव्य की नायिका को इसी रूप में ढालकर प्रस्तुत करता था लोगों को, यानी अपने राजा को आनंदित करने के लिए। नायक नायिका भेद की यहाँ बात हो गई। अब इसी में के साथ मैंने एक अन्य बिंदु लिखा है नक्षिक वर्णन। नक्षिक वर्णन जैसा नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि नाखून से लेकर यानी पैरों के नाखून से लेकर शिख तक यानी शीश तक का वर्णन जिसमें मिलता है किसका? नायिका के नक्षिक का वर्णन। उसके अंतर्गत क्या आ जाता है? नायिका की केश राशि, नायिका की आँखें, नायिका की भौहें, नायिका के गालों का वर्णन, उसके अधरों का वर्णन, उसकी हंसी का वर्णन, उसकी चितवन का वर्णन, उसकी लाज का वर्णन, उसके चलने का वर्णन, उसकी मुस्कान का वर्णन। ये जो सब वर्णन आते हैं उसमें नायिका के एक एक अंग प्रत्यंग की शोभा का वर्णन, यानी नायिका कितनी सुंदर है उसके एक एक अंग की छवि को प्रस्तुत किया जाता था। वो किस लिए प्रस्तुत किया जाता था? कि कामोत्तेजक दृश्यों को उत्पन्न करने के लिए, काम वासना को उत्पन्न करने के लिए राजाओं के मन में ऐसे विलासी विषयों को लेकर लिखा जाता था कि राजाओं के मन में क्या हो? वासना की उत्पत्ति हो। और हर एक स्त्री को उस काल में इसी रूप में देखा जाता था। यानी पूर्ण रूप से देखा जाए तो रीतिकाल में आचरणगत जो शुद्धता होनी चाहिए उसका पूर्णतः क्या हो चुका था? लोप हो चुका था। और बचा क्या था समाज में? मात्र काम वासना। इसीलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है कि इसमें काम वासना का अतिरेक इस काल में इतना हो चुका था कि लोगों को भोग वासना के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और ईश्वर भक्ति और नारी के प्रति सम्मानीय भाव तो बिल्कुल ही इस समाज में और इस काल में समाप्त हो चुका था। तो नक्षिक वर्णन को आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अब बात आती है संयोग श्रृंगार चित्रण की। संयोग श्रृंगार आप जानते हैं श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार वो होता है जिसमें नायक नायिका का मिलना, उनका प्रेम, उनकी रति क्रीड़ाएँ जिसमें प्रस्तुत की जाती हैं, वो आपके किसके अंतर्गत आता है? वो संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। जैसा कि हमने अध्ययन किया कि रीतिकाल की 3 काव्य धाराएँ हुई हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो जहाँ तक रीतिबद्ध और रीति सिद्ध की बात करें तो उनकी जो कवियों की या उस धारा के कवियों की अगर हम बात करें तो उनका मन किन विषयों में अधिक रमा? संयोग श्रृंगार के चित्रण में। यानी नायक नायिका कहाँ मिले, उनका प्रेम किस प्रकार हुआ, अगर रति क्रीड़ा कहीं कर रहे हैं तो किस प्रकार की क्रिया उनमें हो रही है, शारीरिक क्रीड़ाएँ कैसी हो रही है, अंगों के हाव भाव कैसे हैं। तो यानी इन सब चीज़ों का जो वर्णन मिलता है वो संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। और संयोग श्रृंगार के जो चित्र जो खींचे गए हैं वो बड़े कामोत्तेजक और वासनाजन्य हैं, जो कि
रीतिकाल के अंतर्गत हमें प्राप्त होते हैं। पांचवा बिंदु का जहाँ हम अध्ययन करेंगे वो है वियोग वर्णन। वियोग वर्णन की जहाँ बात आती है तो आपको ये बात मुख्य रूप से याद रखनी है कि वियोग जो रीतिकाल में जो प्रसिद्ध रहा है वो किस वर्ग के कवियों का रहा है, वो रीति मुक्त वर्ग के कवियों का रहा है, जिन्होंने मन के स्वच्छंद वृत्तियों के आधार पर काव्य का सृजन किया। यानी उन कवियों ने स्वयं अपने जीवन में प्रेम किया था, प्रेम में धोखा पाया था और उसी धोखे को यानी उनकी प्रेमिका से विछोह हो चुका था, तो जो उनके मन में जो वेदना थी उस वेदना को उन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत किया था। और अगर जहाँ रीति मुक्त कवियों की बात आए और वियोग वर्णन की बात आ जाए तो वियोग श्रृंगार का सबसे प्रसिद्ध अगर हम उदाहरण लें अगर किसी कवि को रीति मुक्त धारा का, तो वो घनानंद कवि घनानंद है, जिनकी रचना में जो हमें जो उदाहरण मिलते हैं वो घनानंद की रचना में उनके वियोग वर्णन को प्रस्तुत करते हैं कि घनानंद ने अपनी प्रेमिका सुजान से दूरी झेली थी अपने जीवन में। यानी कि उनका जो वियोग था वो क्या था, स्वानुभूत था। स्वानुभूत क्या होता है, स्वयं द्वारा अनुभूत किया हुआ यानी महसूस किया हुआ। इसीलिए घनानंद का जो वियोग वर्णन है वो सबसे अधिक सजीव और सटीक बनकर रीति काव्य में रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है। यानी इनका जो वियोग वर्णन था रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों का जो वियोग वर्णन उन्होंने प्रस्तुत किया है वो बहुत ही सजीव और वास्तविक लगा। इसलिए लगा क्योंकि उन कवियों ने अपने स्वानुभूत वियोग का चित्रण, अपने जीवन की जो वास्तविक स्थिति थी उसका चित्रण उन्होंने अपने काव्य में किया। अब बात करते हैं छठे बिंदु की जो है काव्य रूप, यानी रीति काल के अंतर्गत किस प्रकार के काव्यों का निर्माण किया गया, किनके द्वारा, कवियों के द्वारा। कि प्रबंध काव्य लिखे गए, मुक्तक काव्य लिखे गए, गीति काव्य लिखे गए, गीति नाट्य लिखे गए, चरित काव्य लिखे गए और सतसई लिखी गई। सतसई आप जैसा कि सभी जानते हैं कि दो प्रसिद्ध रीतिकाल की सतसई रही है, वो है बिहारी सतसई और एक कवि मतीराम द्वारा रचित मतीराम सतसई। दोनों ही दोहा छंद में लिखी गई हैं और दोनों ही प्रसिद्ध सतसई मानी गई है। किस काल की, रीतिकाल की। अगर हम बात करें प्रबंध काव्य के, प्रबंध काव्य आप सभी जानते हैं कि नायक या नायिका प्रधान होता है, अनेक खंडों में विभक्त होता है और उन खंडों में कथा विस्तार पाती है, वो आपका क्या होता है, प्रबंध काव्य। और उसका नामकरण किस आधार पर किया जाता है, नायक या नायिका के आधार पर। तो ऐसे प्रबंध काव्य इस रीतिकाल में लिखे गए। अगर सबसे प्रसिद्ध प्रबंध काव्य की हम बात करें तो वो केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका केशवदास का क्या है, एक प्रसिद्ध प्रबंध ग्रंथ है। फिर बात आती है मुक्तक। अब मुक्तक कैसा है, मुक्तक यानी मुक्त रूप से लिखा गया, किसी कथा को या किसी भी कथा के किसी एक हिस्से को लिया और उस पर अपना काव्य सृजन कर दिया। किसी रूप में वो बंधे हुए नहीं थे, मन से उन्होंने उन्मुक्त रूप से अपने काव्य का सृजन किया। यानी अगर किसी आधार के रूप में किसी संस्कृत ग्रंथ को लिया भी सही तो उसमें अपने मनोनुकूल तथ्यों का समावेश भी उस काव्य में किया। वो काव्य कौन सा होता है, प्रबंध की तरह अत्यधिक लंबा और विस्तृत नहीं होता, वो आपका होता है मुक्तक काव्य। अब बात आती है गीति काव्य। गीति काव्य जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि गेय काव्य, ऐसा काव्य जो गाने के रूप में जिसका गायन किया जा सकता हो, ऐसे काव्य भी रीतिकाल के अंतर्गत लिखे गए हैं जिनका गायन किया जाए, यानी जिनको मात्र पढ़ा ना जाए, जिनका गायन किया जा सके गीत के रूप में, ऐसे गीति काव्य लिखे गए। अब गीति नाट्य की बात करें तो गीति नाट्य एक नई विधा ही कह सकते हैं हम रीतिकाल के लिए, क्योंकि गीति नाट्य की परंपरा आदिकाल और भक्ति काल में कहीं भी नहीं मिलती है। ये रीतिकाल से प्रारंभ हुई है गीति नाट्य की परंपरा, यानी ऐसे नाटक जिनका गायन किया जा सके,
गाकर जिनको प्रस्तुत किया जा सके। नाटक में क्या होता है, पात्र होते हैं और पात्रों के मध्य क्या किया जाता है, संवादों के माध्यम से कथा को विस्तार दिया जाता है। वो आपका क्या कहलाता है, नाटक कहलाता है। लेकिन गीति नाट्य रीतिकाल की एक ऐसी विधा रही है कि जिसमें गायन के माध्यम से नाटक की प्रस्तुति दी जाती थी, वो आपके गीति नाट्य कहलाए। फिर उसके बाद में हम चर्चा करते हैं चरित काव्य। चरित काव्य वो काव्य जिसमें राजाओं का, उनके चरित्र का, उनके युद्धों का, उनकी विजय का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जिन काव्यों में किया जाता था वो चरित काव्य कहलाते थे, यानी राजा के चरित्र का वर्णन, वो आपके चरित काव्य कहलाए हैं। और रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के सभी ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने जिन जिन राजाओं के आश्रय में रहे उन्होंने उन पर आधारित चरित काव्य लिखे हैं। चरित काव्य पर यह बात निर्विवाद रूप से आती है कि आप किसी भी पुस्तक में इसका अध्ययन कर सकते हैं कि चरित काव्य जो रीतिकाल के लिखे गए हैं वो उस काल के कवियों की इस विवशता का परिणाम था। हालांकि कुछ राजा ऐसे रहे हुए हैं जिनके कवियों ने जो उन पर काव्य लिखे हैं वो चरित काव्य कहीं कहीं सटीक प्रमाणित होते हैं। जैसे कि शिवाजी पर जो भूषण ने लिखा है, शिवराज भूषण, यानी उस ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि शिवाजी ऐसे योद्धा थे। लेकिन बाकी के जो अन्य के कवि जो रहे हैं जिन्होंने अपने राजा महाराजा का अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ाकर अत्युक्तिपूर्ण वर्णन किया है, वो चरित काव्य पूर्ण रूप से सत्य नहीं माने गए हैं और होते भी नहीं थे, क्योंकि राजाओं की प्रशंसा करना या उनकी खुशामद करना, उन्हें खुश रखने के लिए उस काल में कवियों ने क्या किया था, चरित काव्यों का वे निर्माण करते थे, मात्र अपने राजाओं की प्रशंसा करने के लिए या उनका गुणगान करने के लिए। अंतिम बिंदु का अगर कहें तो सतसई, यानी दोहों पर लिखे गए ग्रंथ, यानी ऐसा ग्रंथ जिसमें क्या हो, दोहे लिखे गए हों। अब दोहे श्रृंगार पर भी हो सकते हैं, भक्ति पर भी हो सकते हैं, नीति पर भी हो सकते हैं। उस आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए वो आपके सतसई परंपरा के अंतर्गत आते हैं। सतसई परंपरा के अगर प्रधान कवि के रूप में हम लें कि इस परंपरा का प्रवर्तन किसने किया, तो वो आपके बिहारी दास आते हैं जो रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो एक दूसरी जो प्रसिद्ध सतसई की रचना रही है वो मतीराम जी की रही है, मतीराम सतसई। सातवां बिंदु आपका आता है भाषा। अब आप ये बात सभी जानते हैं कि भाषा, रीतिकाल की भाषा कौन सी रही है, रीतिकाल की एक छत्र भाषा रही है, वो रही है ब्रज भाषा। यानी रीतिकाल के सभी कवियों ने अपने आचार्य कर्म का निर्वाह करने के साथ साथ मात्र एक साहित्यिक भाषा को अपनाया था, वो साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा का अगर हम की चर्चा करें तो ब्रज भाषा तो भक्ति काल में भी रही हुई है, लेकिन ब्रज भाषा पूर्ण रूपेण भक्ति काल पर छाई नहीं रही, क्योंकि भक्ति काल में उसके साथ साथ में अवधि भाषा का प्राधान्य भी था। इसीलिए रीतिकाल में जब काव्यों का सृजन होने लगा, काव्यों का निर्माण होने लगा, तो रीतिकालीन कवियों ने क्या किया, ब्रज भाषा को अपने काव्यों के लिए अपनाया। और ब्रज भाषा का जो एक छत्र आधिपत्य जो 200 वर्षों तक रहा, वो आपके इस रीतिकाल पर रहा है। तो भाषा के रूप में अगर आप बात करें तो इस काल की भाषा कैसी थी, ब्रज भाषा थी। और ब्रज भाषा का रूप कैसा था, तो ब्रज भाषा का रूप शुद्ध परिनिष्ठित सुसंस्कृत रूप था, यानी एक शुद्ध मानक रूप आ गया था, जो साहित्य सृजन के लिए या साहित्य निर्माण के लिए, साहित्य लेखन के लिए ब्रज भाषा का जो रूप होना चाहिए था, वो शुद्ध रूप हमें किसमें मिलता है, भक्ति काल की ब्रज भाषा में नहीं मिलता। वो रीतिकालीन ब्रजभाषी कवियों के काव्य में ब्रज भाषा का वो परिनिष्ठित रूप हमें, शुद्ध ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप हमें प्राप्त होता है। तो आज हमने रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियाँ कह लें या विशेषताओं का अध्ययन किया है, जिसमें आपके
मुख्य प्रधान प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी रही हैं? राज्याश्रित कवि कर्म रहा, यानी राजाओं के आश्रय में रहकर कवियों ने कर्म किया, ये इसकी प्रधान प्रवृत्ति है रीतिकाल की। फिर उसके बाद में आता है रीति निरूपक ग्रंथों का निर्माण। क्योंकि काल का नाम ही रीतिकाल है तो रीति निरूपक ग्रंथों का निर्माण इस काल के कवियों ने किया है निसंदेह। तीसरा बिंदु आपका आया है नायक नायिका भेद, नक्षिक वर्णन। चौथा बिंदु आपका आया है संयोग श्रृंगार चित्रण। पांचवा बिंदु वियोग वर्णन, यानी प्रेम के दोनों पक्षों का चित्रण रीतिकाल के अंतर्गत मिलता है। छठा बिंदु आपका आता है कि रीतिकाल में किस प्रकार के काव्य लिखे गए, काव्यों के रूप किस प्रकार रहे, किस प्रकार के अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में कवियों ने अपने काव्यों का निर्माण किया। तो प्रबंध, मुक्तक, गीति, गीतिनाट्य, चरित और सत्सई, इन बिंदुओं के आधार पर ही आपके रीतिकाल के कवियों ने, आचार्य कवियों ने अपने काव्यों का निर्माण किया। अंतिम बिंदु आपका आ जाता है भाषा। भाषा ब्रजभाषा रही है, शुद्ध परिनिष्ठित ब्रजभाषा रही है, साहित्यिक ब्रजभाषा इस समय बन चुकी थी और रीतिकाल में ब्रजभाषा के अतिरिक्त अन्यथा कोई भी भाषा नहीं रही और किसी भी अन्य भाषा में कवियों ने अपने कवि कर्म नहीं किए हैं। तो आज हमने रीतिकाल की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।